जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास सर रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो मेरे सभी दोस्त हैं, मेरे भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नीलू प्रजापति कह रही हैं कि सर आप बहुत अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, इसीलिए आरपीएफ कांस्टेबल का जीके जीएस। आगे क्या लिखा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि जो मेरी बहन कह रही है उससे मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन लाता हूँ वो हेल्पफुल हैं। और यहाँ पे देखो अंजलि कुमारी, जय हिंद सर। तो बेटा पहले तो उन सभी को जय हिंद। और जितने भी क्रांति देवी यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देवेश कुमार, थैंक्स सर जी। तो जितने भी दोस्त मेरे प्रश्नों के जवाब करते हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वो सभी दोस्त हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। और चलते हैं दोस्त अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका सही जवाब क्या होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखो आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 2024 की बात हो रही है तो आप ये याद रखना कि ये पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो नरसिंह और रोहिणी लोखंडे, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। देखो ये ऐसे प्रश्न हैं, ये कॉमन बोलते हैं जिनको, जो लगभग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और रेबीज जो है, रेबीज कैसे हो जाएगा, कुत्ते के काटने से होता है ना भाई। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो क्या हो जाता है, तो उसके रेबीज के टीके लगते हैं, रेबीज विषाणु जो होते हैं बॉडी में फैल जाते हैं। और यहाँ पे देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी याद रखना, ये कोशिकाओं का ऊर्जा घर है। ये क्या है, कोशिकाओं का ऊर्जा घर है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो उन सभी दोस्तों को एक बार मैं फिर से दिल से धन्यवाद कह रहा हूं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं, और जितने भी भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और साथ में मेरी पूरी हेल्प करते हैं, क्लास को लाइक भी करते हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके छोटे भाई की तरफ से। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। तो इनमें से आपको बताना है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने किसे संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। और ये देखो आपके आरआरबी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये देखो कौन से आर्टिकल में मिलता है, मैं आपको रोज बताता हूँ, और शायद इसीलिए कि हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे याद रखना 32 आपका सही जवाब हो जाएगा। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार मिलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है। राष्ट्रीय आय के आकलन की तैयारी किसका दायित्व है। भाई एसआई की तैयारी जो भी मेरे दोस्त कर रहे हैं, अगर आपने भी फॉर्म अप्लाई किया है तो आप याद रखना, इसका जो प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे पूछा गया है कि किस राज्य से 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। देखो ये आपका करंट का भी क्वेश्चन समझ सकते हो, और आपको बता दूं कि ये इंपॉर्टेंट भी है, इसे इंपॉर्टेंट में नोट करना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका सही जवाब बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। बिहार में 2 किए गए हैं, एक नागी और एक नकटी पक्षी। एक तो नागी है और एक नकटी पक्षी है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, नागी और नकटी पक्षी दोनों को घोषित किया गया है, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो कौन होता है। भाई कांस्टेबल और एसआई, और आप अगर एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए
राष्ट्रपति। और पता है आपके आरपीएफ के पेपर में क्या पूछा गया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो उस प्रश्न का भी जवाब आपका राष्ट्रपति ही होगा। तो याद रखना, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष और भारत के प्रथम नागरिक जो हैं वो आपके राष्ट्रपति जी हैं। और देखो अगर आप लिख नहीं रहे, देखो मैं आपको बता दूं, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है आप प्रश्नों को लिखना स्टार्ट कर दें। आपको याद होना दोस्त 110% स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत में प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये देखो प्रश्न कई बार पूछा गया है और मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो भी आप डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को टिक करते। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा दोस्त प्रश्न। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ये देखो, ये भैया जितने भी एसआई वाले हैं और कांस्टेबल, दोनों लोग आप सही से इस प्रश्न को नोट करेंगे और आप अगर एसएससी जीडी की तैयारी करें तो भी जुड़े रहिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अनुच्छेद 81, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो अनुच्छेद 61 मैं आपको रोज बताता हूँ कि महाभियोग की कार्रवाई राष्ट्रपति जी पे की जाती है, तो ये भी आपको पता होगा। और अनुच्छेद 21 क्या है, तो अनुच्छेद 21 और 20 में क्या है कि आपकी जो पर्सनल स्वतंत्रता होती है, जो पर्सनल स्वतंत्रता, अगर आप मान लो कि अरेस्ट में भी है कोई बंदा, लेकिन उसके जो पर्सनल स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हो ना, अगर उसे लौसंगा आ रही है या XYZ अपनी बॉडी से संबंधित कोई ऐसी समस्या जिसके लिए वो स्वतंत्र है, आप ऐसे शॉर्टकट में समझिएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष, आज आप देख रहे होंगे कि क्लास का लेवल क्या है, और इसीलिए मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ कि आपका एक भी नंबर ना कटे। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री जी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। और यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए और है कि जो आपका अभी नीति आयोग बना है, जो आपका नीति आयोग बना है उसके भी अध्यक्ष कौन है, उसके भी अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। जो कि पहले आपकी योजना आयोग थी, जो आपकी पहले योजना आयोग थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, जिसका नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे दिया गया है, नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA कहाँ स्थित है। NDA जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो NDA क्या होता है कि भाई 12th करते हैं और सीधे NDA का एग्ज़ाम देते हैं। अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आप भारतीय सेना में क्या बन जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। तो यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूछा गया है कि कहाँ पर स्थित है। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बार हम लोग देहरादून लगा देते हैं, जो कि हमारा गलत हो जाता है। तो देहरादून नहीं लगाना है। जो NDA आपका है वो आपका खड़गवासला में है। कहाँ पर है, खड़गवासला में। देहरादून में भैया क्या है, फिर देहरादून में आपका IMA है। क्या है, IMA। तो IMA जो है वो देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो आपका है वो देहरादून में। आगरा में फिर क्या है, तो आगरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पैरासूट जो ट्रेनिंग स्कूल है, पैरासूट ट्रेनिंग जो स्कूल है, जिसमें देखो जैसे कि आप पैरा ट्रूपर बनते हैं, पैरा कमांडो में जाते हैं ना, तो जो पैरासूट की ट्रेनिंग का स्कूल है वो आपका आगरा में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भाई आपसे पूछा जाएगा। रोवर का नाम प्रज्ञान और ये सब पूछा जाएगा आपसे। तो ये तो आप देखो नोट कर लो, इसे आप इसे नोट करिएगा। तब तक मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। कहते हैं ना कि जीवन में डर फेल होने से नहीं लगता। जीवन में डर जो है वो फेल होने से नहीं लगता। फेल होने से नहीं लगता, किससे लगता है कि पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से डर लगता है। किससे लगता है, पड़ोसी और रिश्तेदारों के तानों से। तो देखो जो स्ट्रगल में हमारे साथ नहीं है तो उसका क्या यार ताना और क्या उसकी बड़ाई है ना। सिर्फ उन लोगों पे ध्यान दो जो स्ट्रगल के टाइम पे आपके साथ में है, जैसे कि आपकी माँ, आपके पिता, आपकी बहन, आपका भाई, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड। ये वो लोग हैं जो आप समस्या में होंगे तब भी आपके साथ होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रश्न का जवाब कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम क्या था। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा LMB-3M4, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और देखो चंद्रयान 2 को जो लॉन्च किया था वो किसने किया था, तो वो किया था इसने GSLV-MKI
3 और इसे M1, ठीक है। तो ये सेकंड को लॉन्च करने वाला था। 3 जो किया है, जो आपसे पूछा जाएगा वो आपका है LVM3M4, ठीक है, याद रहेगा ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, देखो आज थोड़ा सा ये दिक्कत देने लग गया फिर से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कभी कभी मेरा फ़ोन दिक्कत दे जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि पाक जल संधि किसे जोड़ती है। पाक जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार ये पूछा भी जा चुका है और आपको पता भी होना चाहिए, तो इसको आप नोट करिए। अगर पता है तो ठीक है, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी लिखा हुआ मिल जाए, या फिर भौगोलिक स्थिति से, जैसे कि आज हम बोल सकते हैं भारत और श्रीलंका, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। बंगाल एवं मन्नार की खाड़ी, या फिर बोल सकते हो भारत और श्रीलंका। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, भारत का बगीचा किस शहर को बोला जाता है। भारत का बगीचा किस शहर को बोला जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, आपको पता होना चाहिए कि बेंगलोर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाता कि फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कहाँ है, तो वो आपका उत्तराखंड में है। जो आपके फूलों की घाटी, या फिर बोल सकते हो कि फूलों की घाटी या राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका उत्तराखंड में है। केरल में आपका क्या है, तो केरल में आपके मसालों के लिए जाना जाता है, मसालों का बगीचा या ऐसे बोल सकते हो, तो मसालों के लिए आपके केरल को जाना जाता है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। आमिर खुसरो द्वारा किस संगीत यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। आमिर खुसरो द्वारा किस संगीत यंत्र का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपने सितार लगाया होगा। देखो सितार के तो जनक थे ही, तबला के भी थे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन सी लगाइएगा, ए और बी दोनों। हो सकता है ऑप्शन में आपको सितार या तबला एक मिले, अगर दोनों मिलते हैं तो ऑप्शन भी मिलेगा आपको ए और बी दोनों, तो आप तुरंत लगा देना ऑप्शन सी, आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया है, इसका आप जवाब करिएगा। तब तक मैं 1 मिनट यार फैन चला लूँ, बहुत ज़्यादा पसीने में नहा चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने प्रश्न का जवाब कर दिया होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा 28 फरवरी। 28 फरवरी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो इसे नोट कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो याद रखना थल सेना दिवस मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो पेट्रोलॉजी में आप याद रखना। देखो ये प्रश्न आपके आरआरबी में पूछा जा चुका है कि पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या बताओगे, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फल और उनकी खेती के लिए कौन सा अध्ययन किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो यार पोमोलॉजी होता है। क्या होता है, पोमोलॉजी होता है, नोट करिएगा, पोमोलॉजी होता है। और अगर आपसे मैं मृदा का अध्ययन पूछूं तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो पेडोलॉजी होता है। वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है, और ये पोमोलॉजी होता है। फल के अध्ययन को पोमोलॉजी और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी एकजुट हुए थे। ये देखो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जब भी पेपर देने जाएं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए थे वो देखो एक बार देख के जाना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये लखनऊ अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, ये भैया 1916 में हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो मद्रास का जो अधिवेशन था वो तो तीसरा अधिवेशन हुआ था ना, पहला मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा मद्रास में। तो 85, 86, 87, तो ये कब हुआ था, तो ये 1887 में हुआ था। तो ये भी आप देखो याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया, आज क्वेश्चन 17 से 18 हो गया और मुझे याद नहीं रहा एक बार भी कि आप लोगों को बता दूं कि जितने भी भाई बहन मेरे नए पुराने मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक बार अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए
क्लास का लाइक वाला बटन जरूर दबा दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और देखो 1 मिनट के लिए मैं रुकता हूँ मात्र क्लास के अंदर, और अब भी आप सभी कर लो, प्रेजेंट लगा दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और आप लोगों का बहुत सपोर्ट है, उसके लिए सभी दोस्तों को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। देखो यहाँ पे आप दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो देखो श्रम दिवस अगर पूछा जाएगा तो आप 1 मई बता दोगे भाई, अगर आपसे श्रम दिवस की बात करेगा तो आप 1 मई बता देंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पूछा गया है तो आप इसका सही जवाब क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 12 जून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 जून हो जाएगा। देखो याद रखना। और 15 मई को आपका परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो भाई परिवार दिवस मनाया जाता है। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है संविधान के किस संशोधन के द्वारा जीएसटी लगाया गया है। तो संविधान का संशोधन तो आप बताइएगा, लेकिन डेट भी याद रखना, ये कब लगाई गई थी, 1 जुलाई 2017 को। और इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म जो है वो आपका हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये तो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे देखो जो आपका संशोधन पूछा गया है तो वो भी आपको याद रखना है दोस्त। आपका संशोधन हो जाएगा 101वां संशोधन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। कौन सा ग्रह है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो प्रश्न का जवाब जो है आपका वो हो जाएगा यूरेनस। यूरेनस मतलब अरुण, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब। और यूरेनस की जो खोज है वो किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना वो हर्शल ने की थी। किसने की थी, हर्शल ने की थी। हर्शल नोट कर लेना दोस्त। और देखो जो आपका बुध है ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, तो ये भी आप याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और ये 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा भी कर लेता है। और शुक्र जो है ये सबसे चमकीला, पृथ्वी के सबसे करीब, सबसे गर्म ग्रह, और इस तरीके से भोर का तारा, सांझ का तारा, ये आप याद रखना, आपके शुक्र ग्रह से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है मेघदूत के रचयिता कौन है। मेघदूत के रचयिता कौन है भाई, मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मेघदूत है आपसे, और भी काफ़ी पुस्तकें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे मेघदूत के रचयिता आपसे अगर पूछ दिया गया तो आप यहाँ पे क्या सही जवाब लगाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने कालिदास जी को टिक किया होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए। तुलसीदास जी से आप क्या याद रखेंगे, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की थी। और गोदान और गबन जो है ये आपके मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। तो ये भी आप देखो याद रखना, ये वो रचनाएं हैं जो मैंने आपको बताई, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो पीडीएफ के लिए बहुत ज़्यादा दोस्त मेरे मैसेज कर रहे हैं मुझे प्रॉपर कि भैया पीडीएफ। तो मैंने आपसे कहा है कि भाई थोड़ा सा यार सपोर्ट आपने बहुत कर दिया। मुझे पता है कि मैं एक फ़ोन ला सकता हूं, लेकिन अभी नहीं ला पा रहा हूं किसी कारणवश। तो मैं आपको बता दूं कि 15 दिन के अंदर अंदर लगभग मैं आपको रोज़ की क्लास का पीडीएफ भी देने लग जाऊंगा, एक फ़ोन मेरा आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार स्थित है। कहाँ पर स्थित है, अगर पता होगा तो आप बता देंगे, और नहीं पता होगा तो नोट करिएगा हरियाणा। हरियाणा के कहाँ पर है ये, तो याद रखना ये गुरुग्राम में है। कहाँ पर है, गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव भी बोलते हो, और गुरुग्राम। तो आप ऐसे याद रखेंगे ये गुरुग्राम में। और देखो आपका एक और पक्षी अभ्यारण्य है, वो कौन सा है, भरतपुर में है। भरतपुर में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट। और देखो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे दिया गया है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखो जिस प्रश्न के लिए मैंने आपको HW बोला है कि भरतपुर मतलब राजस्थान में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है कि कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है कि आपने कुछ तो दोस्त ऐसे होंगे जिनने पहली बार सुना होगा, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसे आप बस नोट करिएगा कि ये नर्मदा नदी पर है। अगर आपसे राज्य पूछ देगा तो वो भी आप नोट करिएगा। क्या बताओगे, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है दोस्त,
मध्य प्रदेश राज्य है। शरावती नदी पर मैंने आपको कल ही बताया था कि शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात है। अगर आपको याद होगा तो तुरंत बताइए, और नहीं याद है तो फिर से एक बार नोट करिएगा कि आपका जो जोग जलप्रपात है वो कहाँ है, वो आपका शरावती नदी पर। कहाँ पर है तो आपके कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो यार ये भी देखो याद रखना। और चलते हैं दोस्त फिर नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है। जुलू जनजाति जो है, ये जनजातियाँ आप जरूर याद रखना। जैसे कि उस दिन मैंने भील बताया था, गोंड बताया था, कुकी बताया था, आज मैं आपको जुली बता रहा हूँ कि जुलू जो जनजाति है ये कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका आप सही जवाब तुरंत लगाएंगे भैया, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो फिर चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक्स का आयोजन किस देश में किया गया है। करंट का क्वेश्चन है और आप इसका सही जवाब करिएगा कि इसका सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा। तो ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो उसका भी जवाब और इसका भी जवाब आपका स्विट्जरलैंड होगा। स्विट्जरलैंड, जो कि ऑप्शन सी। और आपको पता है मैंने बहुत दिन पहले करंट अफेयर में पढ़ा था कि सबसे लंबी जो ट्रेन है वो कहाँ चली थी, स्विट्जरलैंड में चलाई गई थी। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो ये देखो बांध भी आ गए, जलप्रपात भी, हर जगह से ट्रेन से संबंधित। अभी ट्रेन से संबंधित आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं, ध्यान रखना इस बात को। और जवाहर सागर बांध की बात अगर हो रही है तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पर, तो वो भी याद रखना, नोट कर लो। मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि बैठा करो, देखो जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, जो भी आपको याद करना है उसे आपको लिखना पड़ेगा। अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा। मुझे कैसे याद है, लिखता हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध है, तो ये देखो सबसे बड़ा बांध है। क्या नाम है इसका? रिहंद बांध है। क्या नाम है? रिहंद बांध जो है वो उत्तर प्रदेश में है। कर्नाटक में बताइएगा, कर्नाटक में कौन सा बांध है, क्या आपको पता है? अगर पता है तो बताइएगा, नहीं तो नोट करिएगा कि अलमट्टी बांध है। कौन सा है? अलमट्टी बांध है। और ये कृष्णा नदी पर पड़ता है। कौन सी नदी पर पड़ता है? कृष्णा नदी पर पड़ता है कर्नाटक में। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का इतना सपोर्ट है उसके लिए मैं आज वाकई में आपको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद, थैंक यू बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन है। भाई देखो हाफ गर्लफ्रेंड तो दिक्कत दे जाएगी यहाँ पे, चेतन भगत आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो माफ़ी चाहते हैं और मैं आपको बताऊं ये हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक का नाम है और इसे कोई सीरियस मत लेना। और यहाँ पे इनके जो लेखक हैं वो चेतन भगत जी हैं। और हिंद स्वराज के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो वो भी आप याद रखना, महात्मा गांधी जी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो किसके लेखक हैं, तो वो आपको देखो याद होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था, तो याद रखना यार, उसका नाम क्या था? गीतांजलि। क्या था? गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और कब मिला था? 1913 में मिला था। कब मिला था? 1913 में। वो पहले भारतीय थे ये जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के लिए। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। देखो इस प्रश्न में मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब गलत करने वाले हैं, लेकिन आपने अगर जवाब कर दिया है, देखो ए बी सी डी, कंफ्यूज मत होना कि ए होगा या बी होगा, ए होगा या बी होगा। अगर आपने ए किया है तो ए होगा, बी किया है तो बी होगा, लेकिन प्रश्न का सही जवाब सी होगा, विवेक एक्सप्रेस। अब चलो विवेक एक्सप्रेस से समझते हैं ये कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहले तो आपको बता दें असम के डिब्रूगढ़ से ये चलती है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ये कन्याकुमारी तक जाती है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी ये कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है, हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी तय करने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस है और इसकी दूरी है 4153 किलोमीटर। क्या है? 4153 किलोमीटर, 4153 किलोमीटर। और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन आपकी वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो ये तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो जो सबसे लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस है और 4153 किलोमीटर की दूरी डिब्रूगढ़ से
कन्याकुमारी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? वर्तमान में पूछा गया है, तो वर्तमान में आप इसका सही जवाब क्या करेंगे? देखो, इसका बिल्कुल सटीक जवाब करना है तो आपका सही जवाब हुबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हुबली हो जाएगा आपका सही जवाब। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो आप तुरंत याद रखना कि 1507 मीटर है। कितनी है? 1560 मीटर है। और इससे पहले कौन सा था? शायद खड़गपुर था ना। और देखो, जो गोरखपुर के अभी 1 और 2 सम्मिलित हुए हैं बनके, तो उनकी जो लंबाई है वो याद रखना कितनी है? 1366 मीटर है। कितनी है? 1366 मीटर। तो ये भी देखो याद रखना। और सबसे लंबा जो है यही पूछा जाएगा आपका, तो हुबली आप बता देंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? देखो, ये प्रश्न आपके लिए है इंपॉर्टेंट। बताइएगा, आपको लग रहा है ना आपके ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आप बताइए कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन है। और यहाँ पे अगर आपसे ये भी पूछ दिया कि कब करा था, तो आप क्या बताओगे? तो देखो, रेल इंजन के जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉर्ज स्टीफेंस। तो यहाँ पे जॉर्ज स्टीफेंस आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था? आप सोच रहे होंगे, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। किसके? चेचक के टीके की खोज की थी। मार्टिन कूपर जो है ये किसके आविष्कारक हैं? क्या आपको पता है? शायद आपको नहीं पता है कि जो फ़ोन आप देख रहे हैं इसके जो आविष्कारक हैं वो मार्टिन कूपर हैं। जो आप अभी फ़ोन देख रहे हैं अपने हाथ में, मोबाइल फ़ोन, इसके आविष्कारक मार्टिन कूपर हैं। और इन्होंने कब करा था? तो ये भी याद रखना, 1973 में इसका आविष्कार करा था, मोबाइल फ़ोन का। तो ये तो आपको पता चल गया। और मैं आपको बता दूं, जो आप मोबाइल फ़ोन पे, देखो एक लॉजिक वाली बात कि आप हेलो बोलते हो ना सभी को। भाई किसी को भी अगर फ़ोन करते हो सबसे पहले हेलो बोलते हो। हेलो क्यों बोलते हो? कभी सोचा है? तो इसका रीज़न ये है कि जो, जैसा कि मुझे पता है कि जिसने फ़ोन का आविष्कार किया था सबसे पहले, किसने किया था? बताइएगा, किसने किया था ये आप बताएंगे। और देखो, मैं इतना स्टोरी आपको बताता हूँ कि उन्होंने सबसे पहली कॉल जो थी वो अपनी गर्लफ्रेंड को करा था। किसे करा था? अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल किया था। अब उन्होंने जब गर्लफ्रेंड को कॉल किया था, उसका नाम था हेलो। क्या नाम था? हेलो नाम था। तो पहली बार जब फ़ोन किया गया था और उसने कॉल रिसीव किया था, तो क्या बोला था? हेलो। तो भाई किसी को कॉल करोगे, अगर मुझे करोगे तो यही कहोगे, हाँ शिवम भैया बोलो। तो शिवम भैया या हाँ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड बोला था वो उसने अपनी गर्लफ्रेंड को हेलो बोला था, क्योंकि हेलो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। तो तब से हम लोग क्या करते हैं, कॉल को उठाते ही हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत के नए गृह मंत्री कौन बने। देखो, अब जो नया मंत्रिपरिषद बना है, एक बार दोस्त देख लेना, क्योंकि हो सकता है प्रश्न आपसे वहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? भारत के नए गृह मंत्री कौन बने हैं? तो आप याद रखना, अमित शाह जी बने हैं। कौन बने हैं? अमित शाह जी। और आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, तो ये तो आपको पता ही है, याद रखना। और जेपी नड्डा जी क्या बने हैं? बताओ। यहाँ पे जेपी नड्डा जी का नाम है, तो ये क्या बने हैं? ये बने हैं स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री। क्या? स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो, यहाँ पे बोला गया है डर्बी शब्द संबंधित है। डर्बी शब्द संबंधित है। तो याद रखना, जो डर्बी शब्द है वो घुड़दौड़ से संबंधित है। किससे? घुड़दौड़ से संबंधित है। और क्रिकेट से याद रखना, गली शब्द है, और चाइना मैन है, और आपका गुगली है, तो ये स्लिप है। तो ये सब क्या है? ये आपके क्रिकेट से संबंधित है। देखो, आपके हॉकी से मैंने उस दिन आपको बताया था, पेनल्टी स्ट्रोक बताया था, और पेनल्टी किक बताया था आपका फुटबॉल से। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फुटबॉल से पेनल्टी किक और पेनल्टी स्ट्रोक हॉकी, क्रिकेट से आपका, और ये घुड़दौड़ जो है वो डर्बी से शब्द से संबंधित है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल क्या कहलाता है? पहले तो सभी दोस्तों को ने जो मुझे प्रॉपर बोलते हैं जय भीम, तो उन सभी को पहले तो जय भीम, जय भारत। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको देखो, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में हर स्टूडेंट को पता होना अनिवार्य है। पता होना अनिवार्य है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इनका जो जन्म है वो महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब इनकी समाधि स्थल का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, चैत्य भूमि। चैत्य भूमि बताओगे कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। क्या आपको पता है राजघाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? राजघाट। तो राजघाट हमारे महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का
नाम है। शक्ति घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, बताओ। शक्ति घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है, तो ये हमारी इंदिरा गांधी जी का नाम है। ये हमारी दादी इंदिरा गांधी जी का नाम है। और देखो, अगर आपसे विजय घाट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, विजय घाट पूछेगा तो आप क्या बताओगे, तो लाल बहादुर शास्त्री जी को याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री जी को आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, हड्डियों और दांतों की रचना के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है, तो इसका आप जवाब करिएगा। और देखो, आज 17 दूनी 34, 17 पे मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ और मैं आपसे यही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और जो भी कान मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सभी का इस बार 100% सिलेक्शन हो जाएगा, सभी को वर्दी मिलेगी दोस्तों, कोई भी निराश नहीं होना है। और आप एक बार क्या करेंगे, क्लास को बस लाइक वाला बटन दबा देना, अपने भाई को भी सपोर्ट कर देना थोड़ा सा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, स्टेटस लगा देना। और देखो, कहते हैं ना कि कभी भी अगर मनोबल डाउन हो तो एक लाइन है जो कि मैं भी कभी कभी गुनगुना लेता हूँ कि टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, टूटेंगी तलवारें टकरा कर तुमसे, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हो जाएंगे दुश्मन के तरकस खाली, हर मैदान जंग में तुम बेखौफ लड़ो, वक्त से पहले मौत नहीं आने वाली। तो याद रखना दोस्त, पढ़ने से कोई नहीं मरता है, दौड़ने से कोई नहीं मरता है। आप मेहनत करो, दबा के दौड़ो, फिजिकल अपना बढ़िया करो, और साथ में अपनी पढ़ाई भी बेहतर करो, बस सफलता के लिए ये काफ़ी है। और हड्डियों और दांतों की रचना के लिए कौन सा विटामिन अनिवार्य है, तो इस प्रश्न के आपके जवाब जो है वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी कहते हैं हमें सूर्य से प्राप्त होती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, जो हम लोग खाते पीते हैं ना, उससे हमें विटामिन डी के जो सेल्स होते हैं वो प्राप्त होते हैं, जो विटामिन डी के सेल्स हैं वो प्राप्त होते हैं, लेकिन वो एक्टिव तब होते हैं जब सूर्य का प्रकाश के संपर्क में बॉडी हमारी पहुंचती है, तब वो एक्टिवेट होते हैं। तो इस ऐसे आप याद रखेंगे। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी आप याद रखना। और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है, और इसे क्या ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। जो आप शैम्पू यूज करते हैं उसमें कौन सा विटामिन होता है, उसमें आंवला होता है और विटामिन ई होता है, तो ये आप याद रखेंगे। मैं तो पतंजलि शैम्पू देखा था, उसमें क्या आता है, विटामिन ई। देखो यहाँ पे दिया गया है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, महावीर जी का, ये देखो पहले तो याद रखना कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, ये आप जरूर याद रखना कि आपसे पूछा जा सकता है, अंतिम बा 24वें, ऐसे याद रखोगे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो ये देखो प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या बताएंगे, वो जमाली था। क्या था, जमाली था। महावीर स्वामी का मूल नाम जो था वो वर्धमान था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ। भारत के मौद्रिक नीति कौन बनाता है, भारत के मौद्रिक नीति कौन बनाता है। देखो, ये प्रश्न आपके आरआरबी में पूछा गया है, और हो सकता है ये प्रश्न आगे भी पूछ लिया जाए, तो याद रखना आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि भारतीय रिजर्व बैंक आपका सही जवाब प्रश्न का हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। चौरी चौरा क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। देखो, पहले चौरी चौरा कांड बोला जाता था, जिसका नाम बदलकर चौरी चौरा क्रांति कर दिया गया है। तो ये देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए और यहाँ पे क्रांति की जगह पे कोई और शब्द लगा लगा के 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, तो आप क्रांति को तुरंत बता देंगे कि भाई ये क्रांति हुई थी, ये देश को आज़ाद कराने के लिए क्रांति की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे ना। और देखो, उस टाइम भारत का वायसराय कौन था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे आप याद रखना उस टाइम रीडिंग था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और देखो, ये हुई कब थी, तो आप ऐसे ही याद रखना, मैंने ऐसे ही याद रखा कि असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में स्टार्ट किया गया था और उसे 1922 में बंद किया गया था। तो 1922 में इसलिए बंद किया गया था क्योंकि ये चौरा चौरी क्रांति हो गई थी, जिस वजह से गांधी जी ने कहा था कि वो हिंसा का सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये चौरा चौरी क्रांति की वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था, तो आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है, सड़क या रेल पटरी पर गोलाई की वैंकिंग क्या पैदा करने के लिए की जाती है। आपने देखा होगा जब ट्रेन की पटरी आती है तो ऐसे दूर से ऐसे मोड़ते हुए लाते हैं, या रोड है ऐसे दूर से ऐसे और इस साइड से थोड़ा उठा हुआ होता है। तो ये जो होता है ये क्यों किया जाता है, कहने का मतलब ये है। तो याद रखना अभिकेंद्रीय बल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और ये देखो प्रश्न आपका एसआई वालों के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, भारतीय नौसेना की
पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई हैं? ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ये देखो करंट का क्वेश्चन है और हो सकता है कि कांस्टेबल में आपसे पूछ भी लिया जाए। तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी हैं वो कौन बनी है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? आप याद रखेंगे अनामिका बी राजीव, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपके प्रश्न का बिल्कुल दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आप सही जवाब करिएगा। और आज मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप सभी दोस्त आज क्लास को देखो 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में बस ऐसे समझिएगा कि लगभग 200 से 300 लोग दूर हैं, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि 1 घंटे में जो क्लास देखते हैं उन बच्चों की संख्या 500 से 600 होती है, ठीक है। अगर आप में से मैं ये कह रहा हूँ कि मात्र अगर 50% दोस्तों ने भी आज क्लास को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया, भाई का सपोर्ट कर दिया और क्लास को शेयर कर दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर दिया तो 10 के आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब प्रश्न पे चलते हैं और आप सपोर्ट करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और यहाँ पे दिया गया है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं श्री अरविंदो घोष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये देखो लाइफ डिवाइन कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे। और देखो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था। कौन सा लिखा था? राष्ट्रीय गीत लिखा था। और देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने आपका राष्ट्रीय गान लिखा था, तो ये भी याद रखना। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान जो है ये आप याद रखेंगे। और इनसे संबंधित चलो एक एक पुस्तक भी बता देते हैं। देखो बंकिम चंद्र चटर्जी जी से आपकी पूछी जाती है आनंद मठ। कौन सी? आनंद मठ पूछी जाती है। देखो आपको याद आ गया होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और देखो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आप कौन सी पुस्तक याद रखेंगे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी से आप याद रखना पोस्ट ऑफिस। कौन सी याद रखेंगे? पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस जो है ये भी कई बार पूछी जा चुकी है और लगभग एसएससी के एग्जाम में तो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो आप तुरंत बताएंगे पिंगली वेंकैया जी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और मैं आपको यहाँ पे देखो बताने वाला हूँ कि जो ये तैयार किया गया था 1916 में। इसमें पता दो कलर थे उस टाइम, एक लाल था और एक हरा था। एक लाल था एक हरा था, तो ये भी देखो याद रखेंगे। और एक बीच में गोल चक्र था जो आज है आपका, ठीक है, 24 तीलियों वाला, तो ये भी था। लेकिन अलग अलग धर्मों के हिसाब से बाद में इसे सफ़ेद कलर जोड़ दिया गया। तो ये ऐसे आप देखो ट्रिक से याद रखना दोस्त, और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? देखो आरआरबी का भाई पुराना पूछा हुआ प्रश्न, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो ये भाई जो सैंडलर आयोग था ये शिक्षा में सुधार के लिए था। ऑप्शन बी यहाँ पे लगा सकते हैं। अंग्रेजी शासन में जो शिक्षा का सुधार था उस लिए ये बनाया गया था। तो ये आप याद रखेंगे कि इसका संबंध जो है वो शिक्षा से है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे बोला गया है कि खिलाफत आंदोलन आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन जो है ये किसने आरंभ किया था? तो ये आप याद रखना कि दो मुस्लिम भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, तो याद रखना मोहम्मद अली और शौकत अली, और भी अली बंधु लोग जो थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ऑप्शन सी, अली बंधुओं ने। और देखो महात्मा गांधी जी से आप क्या याद रखेंगे? तो महात्मा गांधी जी से याद रखना असहयोग आंदोलन, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। और सुभाष चंद्र जी से फॉरवर्ड ब्लॉक याद रखना, जिसकी स्थापना 1939 में हुई थी। मुझे लग रहा है कि आपको रट गया होगा ये फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, क्योंकि मैं ये आपको लगभग हर क्लास में बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारत का मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का मसाले का बगीचा किसे कहा जाता है। तो अब आप इसका तुरंत जवाब करिएगा। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा केरल। और फूलों की घाटी आपकी जो है वो उत्तराखंड हो जाएगी। और जो कश्मीर है वहाँ पे आपका केसर पाया जाता है। केसर के लिए वहाँ पे एक जगह है जो कि बहुत फेमस है, पंपोर। क्या जगह का नाम है? पंपोर। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? मंगल ग्रह का कलर जो है वो कैसा है? लाल है। कैसा है दोस्त? लाल है।
अब यहाँ पे बताओ मंगल ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 687 दिन। 687 दिन ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 365 दिन जो हैं ये आपके पृथ्वी को लगते हैं। 365 दिन जो हैं ये आपके पृथ्वी को लगते हैं और 244.6 दिन जो हैं ये किसे लगते हैं, तो ये याद रखना ये आपके शुक्र ग्रह को लगते हैं। किसे लगते हैं? शुक्र ग्रह को लगते हैं। और 88 दिन मैंने अभी आपको बताया था कि बुध ग्रह को लगते हैं और 11.86 वर्ष या फिर 12 वर्ष बोल सकते हैं जो कि बृहस्पति ग्रह को लगते हैं और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसका कलर जो बृहस्पति का कलर है वो आपका पीला है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। सातवाहन वंश तो मैंने आपको गुप्त वंश और संगम वंश और आपको मौर्य वंश, आपको नंद वंश, ये सारे वंश पहले ही रटवा चुका हूँ और सातवाहन वंश यहाँ पे पूछ लिया गया है। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो राजा सिमुक था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो सिमुक या आप याद रखेंगे। परमार वंश का उपेंद्र था, तो परमार वंश या फिर कृष्णदेव राय शायद इसका नाम, दूसरा जो उपेंद्र का नाम क्या था, कृष्णदेव राय शायद था। तो अभी मुझे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं 90% सही जा रहा हूँ, कृष्णदेव राय। ठीक है। और देखो ये परमार वंश के संस्थापक थे। क्या? परमार वंश के संस्थापक थे। तो ये तो आप याद रखेंगे। ठीक है। और देखो यहाँ पे दंती दुर्ग जो दे रखा है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसके थे? राष्ट्रकूट के। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो दंती दुर्ग थे। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ब्रिक्स में कितने नए सदस्य देश शामिल हुए हैं? तो पहले कितने थे भाई? ब्रिक्स की स्पेलिंग जब लिखोगे ना, एक एक देश का नाम आपको साफ दिख जाएगा। जो पहले देश का कैपिटल है वो वहाँ से स्टार्ट होता है। जैसे ब्रिक्स में आई आता है इंडिया, आर आता है रूस, तो इस तरीके से वहाँ पे जितने भी आपको अल्फ़ाबेट दिखेंगे वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। तो वहाँ पे पहले तो 5 थे, अब टोटल कितने हो गए? अब टोटल 10 हो गए। तो हम क्या बताएंगे यहाँ से कितने नए देश जुड़ गए हैं? तो 5 देश और प्लस हो गए हैं। अब आपको याद करने हैं 10 देश, अभी तो 5 ही करने थे ना, अब आपको 10। और ये देखो हाल ही में, मतलब कि करंट का क्वेश्चन है और ये पूछ लिया जाएगा। और एसआई वाले भैया आप 10 के 10 याद कर लेना। हो सकता है कि आपसे उन नए 5 में से कोई एक देश पूछ लिया जाए ऑप्शन में देके कि इनमें से कौन सा नया देश जुड़ा है। 2 पुराने दे देगा या 3 पुराने दे देगा और एक नया दे देगा, तो आप जवाब कर ले जाएंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है बांडीवास का युद्ध कब हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो बांडीवास का जो युद्ध है आप तुरंत बताएंगे कि भैया ये तो 1760 में हुआ था। कब हुआ था? 1760 में हुआ था, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी डेट भी याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए तो 22 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 में। 1761 में एक युद्ध और हुआ था, अगर नाम पता है तो बताओ। देखो यहाँ पे तृतीय युद्ध है, ये किसका है? पानीपत का है। किसका है? पानीपत का। अब 1774 में किसका युद्ध हुआ था बताओ? 1774 में आपके रूहेला का युद्ध हुआ था। कौन सा? रूहेला का युद्ध। भाई ऐसा ही वालों खास तौर पे ध्यान दो, और कांस्टेबल वाले भैया लोग आप तो सारे के सारे नोट करते जाओ, आप सारे के सारे नोट करते जाओ, एक बार रिवीजन और कर लेना। और देखो 1565 में किसका युद्ध हुआ था बताओ? तो याद रखना ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। बताओ बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बोलते हैं, वो कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 1540 में हुआ था। कब हुआ था भैया? 1540 में हुआ था। याद रहेगा ना। और वो तो मैंने आपको पानी, खाना, चाय और घर, वो तो मैंने आपको रटवा ही दिए हैं। 26, 27, 28, 29। अब यहाँ पे देखो दिया गया है कि कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था। अभी मैंने आपको बताया भी था क्लास के स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो जो पहला है वो तो आपका मुंबई में हुआ था, दूसरा जो है वो आपका कोलकाता में हुआ था, तीसरा जो आपका है वो मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पे तीनों आपको पता हो गए। अब इनके अध्यक्ष कौन थे आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो जो आपका प्रश्न का जवाब है मद्रास, तो इसके जो अध्यक्ष थे वो याद रखना बदरुद्दीन तैयबा जी थे। वो कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयबा जी थे। याद रहेगा ना आपको। कोलकाता का जो अधिवेशन हुआ था, जिसे हम दूसरा अधिवेशन बोलते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखना दादा भाई नौरोजी जी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। अब अगर पहले की बात करते हैं, जो कि ये 1885 में हुआ था और ये 1886 में हुआ था, और तीसरा जो है ये 1887 में हुआ था। याद रहेगा ना। अब देखो जो पहला हुआ था उसके अध्यक्ष तो आपको पता ही होगा, WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। तो
तो ये भी आप व्योमेश चंद्र बनर्जी ऐसे सीधा पूरा नाम सुनिएगा। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया? तो ये देखो थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्या आप ये कंफर्म कराएंगे? चलिए आज मैं आपको ये प्रश्न कमेंट बॉक्स में करने के लिए SW देता हूँ। और कल का जिसने भी मेरे अंजलि और आरुष भाई और एक कौन थे राजीव, तो जितने भी दोस्तों ने मुझे प्रॉपर कमेंट किया था उन सभी को थैंक यू। और आप सभी के जवाब सही थे बिल्कुल कि भाई आपकी मुंबई से थाड़े के बीच चली थी और 16 अप्रैल 1853। तो बिल्कुल आपका सही जवाब था दोस्त। तो अब मुझे लग रहा है कि आपका अच्छा स्कोर होगा RPF के पेपर के अंदर। और मैं आपको बताऊं कि दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी मेहनत करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और सभी को मेरा जय हिंद।